Hello and very good afternoon to one and all. Myself Dr. Rakesh Singh Praste, Assistant Professor of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. Dear student, today we have to discuss about your grammar course because you know that grammar course is the root of any language. और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वॉइस के बारे में, जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होती है। तो इसके पहले हम समझ लें वॉइस क्या है। हमारा जो आवाज़ है दैट इज कॉल्ड वॉइस। ओके, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड ऑलवेज इट इज राइटली सेड दैट बी एक्टिव. It means that active voice is the most important thing for you. So how to change active into passive voice? तो एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है ये आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस, ओके, एंड सेकंड है आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, इट इज क्लियर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यदि हिंदी में बात करें तो कृत्यवाच कर्मवाच। ओके, तो हमेशा एक्टिव रहो ये बोला जाता है। तो आपके जो एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर एज वेल एज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में ये जो ग्रामर कोर्स का एक्टिव एवं पैसिव वॉइस का है ये 1 या 2 नंबर का आता है, और फाइनल ईयर में तो कंफर्म है, ये तो आता ही है, और सेकेंड ईयर में तो जो ग्रामर कोर्स जो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है आपके जो सेकेंड यूनिट का, जिसमें से सेट किए जाएंगे टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्टेड ओनली 8 आउट ऑफ 10। ओके, जिसमें लिखे रहेंगे आपके डू एज डायरेक्टेड। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जो डू एज डायरेक्टेड कैसे रहेगा हम आपको बता देते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड का सिंपल सी आपका है, जैसे मान लीजिए कि सिंपल से ये रहेगा डू एज डायरेक्टेड। ओके, डू मीन्स करो, एज मतलब जैसे, डायरेक्टेड मतलब जैसे आपको निर्देश दिया गया है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि आई राइट ए लेटर। ओके, आई राइट ए लेटर, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया और यहाँ ब्रैकेट में रह दिया जाएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो ये हमको निर्देश दिया गया है कि चेंज मतलब बदलो, किसमें, पैसिव वॉइस में, यानी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये हमको डायरेक्शन किया गया है। ओके, तो सबसे पहले यही हम आज सीखेंगे कि मतलब हमको जब कोई भी जो सेंटेंस है, सबसे पहले हमको पहचानना होता है कि सेंटेंस किस टेंस की है। जब तक हमको टेंस बनेगा नहीं, हम एक्टिव से पैसिव में नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, तो आज हम आपको बताएंगे एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पहले एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स। ओके, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो सबसे पहला रूल होता है चेंज इनटू पैसिव। यदि एक्टिव से पैसिव में है तो पैसिव में बदलने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कभी पैसिव रहेगा तो उसको एक्टिव में कर देना है, जैसे अपोजिट रहेगा, है ना। तो फर्स्ट रूल आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करेंगे ताकि आपके समझने में आसानी हो। ओके, हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे जब सब्जेक्ट से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो उसमें कुछ जो आपका सेंटेंस को पहले पहचानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं इसके रूल्स क्या है। ओके, तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, द subject is changed into the place of object, याद रखिएगा। ओके, and the object is changed into the place of subject. Okay, and that changed object, changed object become, ये कि वर्क्स कर सकते हो, वर्क्स एज सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। वेरी सिंपल रूल्स, इसको रटना नहीं, जस्ट समझना है। ओके, व्हाट इज योर फर्स्ट रूल। यदि हम हिंदी में बात करें तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहेगा इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा था आई राइट
ए लेटर। ओके, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है। इंग्लिश की जो सेंटेंस होती है हमेशा मैं बोलता हूँ समोसा, इट इज दैट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको क्या है कि सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ तक हुआ, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है किसके जगह जाएगा, आपके सब्जेक्ट की जगह। और आगे क्या बोलता है, मान लीजिए कि हम इसमें ऑब्जेक्ट हमने बदल दिया, ए लेटर यहाँ कर दिए, ए लेटर यहाँ आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। तो एंड दैट चेंज्ड ऑब्जेक्ट, ये बदला हुआ जो ऑब्जेक्ट है वर्क्स एज, कार्य करता है किस रूप में, सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये जो हमारा बना हुआ ऑब्जेक्ट है ये किसके रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टेंस। इसलिए टेंस का जानना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा मतलब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड दैट चेंज्ड ऑब्जेक्ट्स वर्क्स एज द सब्जेक्ट इन योर पैसिव वॉइस। सिंपल सा है। और यदि हम दूसरे रूल्स की बात करें तो दूसरे रूल्स क्या है, वी यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे होता है मैं आगे भी जैसे भी एग्जाम उसमें प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें बताएंगे। क्योंकि जैसे टेंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, एंड ईच टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड बाय सब 4 पार्ट्स, और हर जो टेंस है वो 4 उपभागों में बटे होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मान लीजिए कि आपका एक्टिव वॉइस एग्जाम में इंडेफिनिट का होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो या फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके, तो आपको हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट पड़ोसी से यानी कंटिन्यूअस से लेना है। कहने का मतलब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस आया तो आपको हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे। जैसे ये आई राइट अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट नीचे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे। क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर। ओके, और मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस आपका कंटिन्यूअस का होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम बताएंगे आगे। तो यदि कंटिन्यूअस का आएगा तो हेल्पिंग वर्ब वहीं के वहीं से लगाते हैं, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लिखा रहता है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी लगा दिया जाता है, क्योंकि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से यदि आपका एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस का आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लगाना है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। यदि पैसिव में बदलने के लिए आएगा परफेक्ट का तो आपको सबसे लास्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और लास्ट का एक्टिव पैसिव नहीं होता, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव नहीं होता है। ये हमारा रूल है। तो वी यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, सिंपल सी है ना। और यदि हम तीसरे रूल्स की बात करें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, वी मस्ट यूज ऑफ द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, द थर्ड फॉर्म मतलब तीसरा रूप है ना। थर्ड फॉर्म दूसरे शब्द में कह सकते हैं आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगता है पैसिव वॉइस बनाने में। ओके, तो वी मस्ट यूज ऑफ द थर्ड फॉर्म ये कह सकते हो आर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि जैसे आपका सेंटेंस हो गया, मान लीजिए कि कमांड वाला सेंटेंस, कोई रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देयर, तो उनमें जो है हमको थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसकी रूल्स कुछ अलग होती है जिसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे है ना। और जैसे थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड एडिंग विथ, और इसके साथ क्या जोड़ा जाता है, एडिंग विथ बाई, इसके साथ क्या लगाया जाता है, बाई। ओके, तो ये जो है बेसिक आपके 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, अब इसको रटना नहीं है, सिंपल से पहला नियम यदि कहेंगे तो आसानी से आप इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट इज चेंज इनटू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट,
and that changed object works as the subject in your passive voice. And then after that you have to use helping verb according to the tense. It means that if your active voice sentence is from indefinite tense, then you have to use the helping verb from continuous tense. It is clear? And always you must have to use third form of main verb in your passive voice एंड एडिंग विथ बाई, और उसके साथ क्या लगाना है आपको, बाई का प्रयोग करना है। आइए हम आगे इसको बढ़ते हैं। ये आपका रूल्स हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उधर जाके कैसे बदलते हैं ये हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल्स है इसका, तो आसानी से आपको ये आज मैं रूल्स बताता हूँ, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सेंटेंस वाइज। ओके, मान लीजिए कि आपकी ये भी बदलते हैं, चेंज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट सिर्फ आपके सब्जेक्ट दो ही होते हैं, सिंपल सी मान लीजिए। इंग्लिश में इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होंगे। आई यू वी दे मैं लिखे देता हूँ, एक साइड आई यू वी दे प्लूरल नंबर, एक साइड ही सी इट सिंगुलर नंबर। तो यदि एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो आई चेंज होगा, चेंज इनटू मी। आई किस में बदलेगा, मी में। ओके, यू रहेगा, यू जो है कभी चेंज नहीं होता, यू यू में ही रहेगा। ओके, आई यू वी, वी बदलेगा अस में। ओके, दे बदलेगा देम में, दे चेंज्ड इनटू देम। ओके, ही चेंज्ड इनटू हिम। ओके, एंड सी चेंज्ड इनटू हर। ओके, एंड लास्ट सेंटेंस, लास्ट सब्जेक्ट दैट इज इट। इट इज आल्सो नॉट चेंज। इट और यू जो हैं ये चेंज नहीं होते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए कि सब्जेक्ट मतलब यहाँ सब्जेक्ट रहेगा मोहन, तो वहाँ जाके सोहन तो नहीं बनेगा, मोहन है तो मोहन ही रहेगा, सीता है तो सीता ही रहेगा, तो वो जो है चेंज नहीं होते हैं। लेकिन ये जो है आपके चेंज होंगे, ठीक है। तो इसको आप मेन याद रखिएगा। और अब देखते हैं, यहाँ तक रूल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं आपके जो टेंस के हिसाब से, ठीक है ना, कि आपके जो टेंस होते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव में बदले जाते हैं। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो मैंने दिया था, बहुत आसान है। आपके उसमें आ गया, आई राइट ए लेटर। ओके, ये आपके एग्जाम में आ गया और यहाँ कह रहा है आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये कि चेंज इनटू वॉइस ही सिंपल पूछ दिया जाता है और कभी कभी पूरा लिख दिया जाता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो अब हमको बदलना क्या है, सबसे पहले ऑल ऑफ द वेरी फर्स्ट वी शुड नो अबाउट कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस की वाक्य है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना मेरा समोसा को, SHMO, समोसा में हमेशा बोलता हूँ SHMO। S मतलब होता है आपका सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है आई। ओके, इसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाई दे रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट की हो गए। पास्ट में आते हैं तो डिड, वाज, वेयर, हैड बीन। फ्यूचर में यदि बात करें तो शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, और शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इट इज़ क्लियर। तो जितने मैंने शब्द बोला उनमें से क्या एम, इज, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर ये दिखाई दे रहे हैं? नहीं। कहने का मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे हैं, तो सिर्फ दो टेंस हो सकते हैं। दो टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, एम्फसाइज करके बोलेंगे तो आई डू राइट होगा, मैं पत्र अवश्य लिखता हूँ, लेकिन एम्फसाइज जो सिंपल से आप वो करके बोलते हैं अफर्मेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में नहीं होता है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। कैसे समझेंगे फिर प्रेजेंट का है कि पास्ट का, आप इसको ध्यान दीजिए। यदि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो तुरंत दिमाग में आएगा कि नहीं, या कि यह सेंटेंस हो सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, आइदर इट इज़ फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसको देखना है, यदि ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे राइट, रोट, रिटेन, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है। यदि फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट इज़ क्लियर। और यदि यहाँ रोट लिखा रहता, WROTE, आई रोट अ लेटर, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। कहने का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है। अभी मैंने बताया था आपको
कि पहला नियम क्या होता है, सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ए इधर आएगा तो कैपिटल हो जाएगा ए, इसके बाद लेटर, ओके, ए लेटर हुआ। इसके बाद हमने समझ गया कि एक्टिव वॉइस का कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो मैंने बताया था 4 टेंस के उपभाग होते हैं, सब पार्ट्स ऑफ ईच काइंड्स ऑफ टेंस, ओके। तो यदि हमारा सेंटेंस इंडिफिनिट का आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट दूसरे से लेना है, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा, चौथा का कुछ नहीं, ये याद रखिएगा, है ना। तो ए लेटर हमने इसकी जगह ले लिए, पहला नियम कर लिए। दूसरा नियम है हमको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सहायक क्रिया लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया होती है एम, इज, आर। तो ए लेटर सिंगुलर नंबर में है, एक पत्र, इसलिए क्या लगेगा, ए लेटर इज। कन्फ्यूजन मत होइए कि इज कैसे आ गया, क्योंकि ये जो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे। यदि ये पास्ट इंडिफिनिट का होता, आई रोट ए लेटर, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वेयर लगता। यदि फ्यूचर इंडिफिनिट का होता, सेल विल लगा होता, तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेल भी विल भी लगाएंगे। क्लियर इट इज, ओके। थर्ड रूल्स क्या था कि हमेशा हमको वी मस्ट यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन योर पैसिव वॉइस। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइट, रोट, रिटेन, तो ये होगा आपका थर्ड फॉर्म, ओके। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, बाई। और लास्ट में जो मैंने नहीं लिख पाया था, लास्ट में आपका सब्जेक्ट जो है हर हालत में चेंज होगा। तो आई किस में चेंज होगा, मी में, ओके। ए लेटर इज रिटन बाई मी, ये होती है एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। अब इसको यदि हम प्रैक्टिकली वे से और सीखते हैं तो बहुत आसानी से सीख पाएंगे इसको। कैसे कि इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। यदि हम बात करेंगे, जैसे हम क्या सीख रहे हैं आज, इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि हमने कहा कि वी आर, चलो हम एक खेल खिलाता हूँ मैं आपको, ओके। आज हम क्या करते हैं, एक खेल खेलते हैं इंग्लिश में। वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, कौन सा खेल खेल रहे हैं हम आज, हम क्रिकेट का, ओके। क्रिकेट इज बेस्ट एंड फेवरेट गेम, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओके। ये है एक समोसा। अब हम इसको समोसा नहीं बोलेंगे, ये एक परिवार है, भारतीय परिवार है, ओके। तो इसमें भारतीय परिवार एक बड़ा परिवार होता है, जैसे आप जानते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से इसको बताता हूँ ताकि आप समझ जाएं। समोसा, पूरा समोसा बना हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ओके। एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, SHMO, समोसा, ओके। अब इसको आपको सीखना है, एक खेल के माध्यम से आपको सिखाता हूँ मैं। ये भारतीय परिवार है, एक बार इस घर में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो एक बड़े भाई का क्या नाम है, वी, और छोटे भाई का नाम है क्रिकेट। घर के मुखिया जी, दादाजी हैं हमके, प्ले, इनके साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्योंकि बड़े भाई का शादी हो चुका था। इसके बेटे का नाम है रिंकू, मिंकू, पिंकू, ओके। क्या क्या नाम है, रिंकू, मिंकू, पिंकू। छोटे भाई का मतलब अपने छोटे बेटा का भी शादी ये नहीं किया है। अब ये जो है इनकी शादी हो गई है, इनके हेल्पिंग करने के लिए इधर हैं, मतलब परिवार इसका सेटल्ड है, ठीक है। छोटे भाई को थोड़ा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि अरे बड़ा भाई तो शादी भी कर लिया, बीवी बच्चे हैं, सेटल्ड हो गए, पूरे प्रॉपर्टी अच्छे से सेट हो गए, अब मैं क्या करूं, है ना। तो भारतीय परिवार में कभी कभी ऐसा होता है, आप मत करिए ऐसा। तो ये जो है एक बार लड़ाई करने के लिए इसके घर में, बड़े भाई के घर में आता है कि नहीं, यहाँ मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे घर चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ आकर के इसके घर में बस जाता है क्रिकेट। ये छोटा भाई किसके घर में आ गया, बड़े भाई के घर में, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जैसे आता है तो अपने साथ ये मतलब हेल्प करने के, भाई लड़ने के लिए जाएगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, कुछ मतलब अकेले चला जाएगा तो हार भी सकता है, इसलिए ये अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, अपने साथ हेल्पर्स लगा लिया, ताकि मैं लड़ने जाऊँ तो मेरा सपोर्ट करिए। तो क्रिकेट इज, ठीक है। अब घर के मुखिया दादाजी को पता चलता है, नो आई एम एट दिस प्रेजेंट टाइम आई एम अलाइव, मैं भी जिंदा हूँ, मेरे जिंदा रहते तुम लोग दोनों भाई आपस में नहीं लड़ सकते। तो इन्होंने कहता है कि यदि मैं भी एकदम से गुस्सा में चला गया तो मेरे साथ जो नाती पोते हैं, रिंकू, पिंकू, मिंटू वगैरह, इनको बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इनकी एडजस्ट करूं। तो इसलिए ये फिर इनको क्या कर दिया, बीइंग कर दिया, है ना। रिंकू, मिंकू, पिंटू, अब ये बीइंग में आ गए, अब प्ले बस बचा, दादाजी मुख्य वर्ब भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना तीसरा रूप, असली रूप दिखाता हूँ, मतलब मुझे मेरे जिंदा रहते ही तुम दोनों भाई लड़ रहे हो,
ये एक कितनी शर्म की बात है। इसलिए वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा। तो प्ले जो है अपने थर्ड फॉर्म में प्ले, प्लेड, प्लेड, अपने तीसरे रूप में आता है, ये है ना, प्लेड बन जाता है। दादाजी भी बहुत होशियार हैं, वो भी बाई रख लेते हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं तो ये बाई रख लिया, ठीक है। अब बेचारा जो बड़ा भाई है बड़ा समझदार होता है, वो बहुत ही समझदार होता है। वो कहता है कि नहीं भाई, मेरे छोटे भाई होते हैं, क्योंकि जो बड़े भाई होते हैं ना वो थोड़ा सा एक तरह से गार्जियन के रूप में ही रोल निभाते हैं। वो कहता है कि भाई तो मेरे जगह में है तो यहाँ के तो खुश रहा, मैं तेरे वाले जगह में रह जाता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घर में शांति होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतने गुस्से में नहीं, मैं अपना रूप बदल के जाता हूँ और आपके घर में रह जाऊँगा, ठीक है। तो वी जो है यहाँ हो जाके क्या हो जाता है, अस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक्टिव से पैसिव भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये ट्रिक्स कैसे लगी तो ज़रूर आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। और इस तरह से किसी भी प्रकार के यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसका हल कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत ही इजी है, जस्ट इसको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि आप इसको देखेंगे तो कंटिन्यूस टेंस की वाक्य है, कहने वाला सिंपल से यदि कंटिन्यूस का एक्टिव पैसिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब वहीं के वहीं से लगा लिए हमने, लेकिन हमको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें आईएनजी लगता है तो इसलिए हम पहले बीइंग लगा देंगे, ओके, फिर प्ले का यहाँ प्लेड हो गया है। बस ऐसे ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको 2 या 3 नंबर एग्जाम में अवश्य दिलाएगा, ना सिर्फ आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ही नहीं, बल्कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे एक्टिव पैसिव वहाँ पूछे ही जाते हैं, नारेशन पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशन पूछे जाते हैं, आर्टिकल पूछे जाते हैं और आसानी से आएगा, बहुत ही आसानी से। रेंडमली यदि हम रिवाइज करें तो सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ओके, एंड दैट चेंज्ड ऑब्जेक्ट्स वर्क्स एज अ सब्जेक्ट in your passive voice, and then after that you have to use helping verb according to the tense and always use third form of main verb followed by, okay, and your changed subject, okay। तो ये आपका पैटर्न होता है एक्टिव में पैसे बदलने के लिए। तो जो नए स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, यदि आपको ये टिक्स आसानी से समझ में आ रहा होगा और इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर और पढ़ना है और मतलब किस प्रकार से आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, वो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वेलकम।